ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर हमने जो ग्राफ लिया है वो है ये डी बी, तो यहाँ पर ओ टी या ए ई ये क्या हो गई, इनिशियल वेलोसिटी u, क्योंकि ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, टी से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ तक की जो ये लेंथ है या वेलोसिटी है ये हो गई u। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक पहुंच रहा है, हम ये दूसरा पॉइंट ले रहे हैं b, तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर हो गई v, तो ये जो पूरी लेंथ है ये पूरी लेंथ है ये हो जाएगी v। ठीक है, अब ये जो ग्राफ है ये जो लेंथ है ये d और ये b, जो db की लेंथ है, ठीक है, इतना हम ग्राफ ले रहे हैं और बाकी सब हमने प्रोड्यूस किया है। ठीक है, ये लाइन प्रोड्यूस किया है, ये लाइन प्रोड्यूस किया है, ठीक है, यहाँ से इसको कनेक्ट किया है, समझ में आया। तो अब हम क्या देख रहे थे कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन या हम इसको डिनोट करते ए से, तो ये क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। टाइम ड्यूरेशन भी बोल सकते हो और टाइम भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये क्या था, a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं v, और इनिशियल वेलोसिटी क्या ले रहे हैं हम u, तो v माइनस u अपॉन t। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, v माइनस u इज इक्वल टू, ये इस साइड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से at, तो हमने क्या किया था, v इज इक्वल टू u इस साइड चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो u प्लस at, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन मिला था। ठीक है, फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन या न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशन हम ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, न्यूटन्स लॉ का फर्स्ट इक्वेशन, तो ये हो गया v इज इक्वल टू यू प्लस at, फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन। ठीक है, हमने इस तरह से फाइंड किया, किसमें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। अब हमने सेकंड क्या बोला था, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है पार्टिकल, वो जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन टाइम t इज इक्वल टू, क्या बोला था हमने, एरिया कवर्ड बाय पार्टिकल, एरिया कवर्ड बाय पार्टिकल। ठीक है, एरिया कवर्ड बाय पार्टिकल इन एक्स वाई प्लेन। अब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ मूव हो रहा है, तो इसने एरिया कितना कवर किया है, ये एरिया कवर किया है, कल भी हमने बताया था कितना एरिया कवर किया है ये। ठीक है, ये ऐसे हम लाइन ड्रॉ करके बता सकते हैं कि इतना एरिया इस पार्टिकल ने कवर किया। तो ये जो पूरा आता है एरिया, ये होता है उसने जितना डिस्टेंस कवर किया है वो डिस्टेंस के इक्वल। उसने जितना डिस्टेंस कवर किया है उस डिस्टेंस के इक्वल होगा ये एरिया। ठीक है, तो ये जो एरिया है ये एरिया होगा डिस्टेंस जो वो पार्टिकल ने कवर किया है, तो ये डिस्टेंस हम ले लेते हैं s। ठीक है, तो s इज इक्वल टू जो एरिया कवर हुआ है वो कौन सा एरिया होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ओ ई बी डी। ठीक है, ये पूरा क्वाड्रिलेटरल ओ ई बी डी, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल या क्वाड्रिलेटरल, रेक्टेंगल नहीं बोलेंगे, रेक्टेंगल शेप नहीं है, दूसरा शेप है। ठीक है, तो हम क्वाड्रिलेटरल ही बोल रहे हैं, तो क्वाड्रिलेटरल ओ ई बी डी। ठीक है,
अब ये जो एरिया है हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। कैसे फाइंड कर सकते हैं? पहले तो हम क्या करते हैं, इस पूरे क्वाड्रिलेटरल को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं जो फिक्स शेप का हो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये शेप ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल और ये एक रेक्टेंगल, ठीक है। ये रेक्टेंगल का एरिया प्लस ये ट्रायंगल का एरिया अलग अलग निकाल करके हम यदि उसको ऐड कर देते हैं तो इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमें मिल जाएगा। तो बस हमको उसी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमें ये पहला वाला काइनेमेटिकल इक्वेशन मिल गया है, तो मैं इसे रब कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, पहला काइनेमेटिकल इक्वेशन हमारा क्या मिला, u प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पर ये हम लिखते हैं तो ये क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू, मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, दो पार्ट में डिवाइड करूंगी मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ई ए डी, ठीक है। ओ ई ए टी ये वाला एरिया प्लस टी ए बी ये ट्राइंगल का एरिया, इन दोनों के एरिया को मैंने ऐड किया तो ये पूरा एरिया मुझे मिल गया, ठीक है। तो अब ये हम निकालते हैं, तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, बेस भी हमें समझ में आ रहा है क्लियर, और हाइट भी दी हुई है, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, बेस इंटू हाइट वाले फॉर्मूले से हम निकालेंगे, क्योंकि रेगुलर शेप है, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल है तो रेगुलर शेप है, तो हम इसका इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस क्या होगा डी ए और हाइट क्या होगी इसकी ए बी, ए बी, ठीक है। ये हो गया ट्राइंगल का एरिया, प्लस रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट या लेंथ इंटू ब्रेथ, जो भी बोल सकते हो। तो ओ ई इंटू ई ए, ठीक है। अब ये था टाइम टी, अब यहाँ पे देखो 1/2 डी ए, ये कहा है, ये डी ए, ये डी ए क्या है, टाइम टी, तो डी ए की वैल्यू कितनी हो गई टी, इंटू ए बी, ये ए बी की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास ये वाली लेंथ है, ये वाली लेंथ है बीई, कितना है बी, और ये ए ई, ये कितना है यू, तो ए बी कितना हो जाएगा, ए बी हमारा निकल जाएगा बीई माइनस ए ई, ये पूरी लेंथ में से इतना माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा ए बी, ठीक है। तो ए बी का क्या आ जाएगा, बी माइनस ए, और बी कितना है बी, और ए कितना है यू, तो ए बी कितना हो गया v माइनस यू, तो यहाँ पे कितना आ गया v माइनस यू, ठीक है। इसको ऐसे लिखो, प्लस ओ ई, यहाँ पर ओ ई क्या है, ये ओ ई मतलब टाइम टी, ई ए मतलब यू, ये तो सिंपल है टी और यू। अब हमको यहाँ v माइनस यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, हम पुट कर सकते हैं, कहाँ से, ये वाले इक्वेशन से, ये वाले इक्वेशन से वापिस इधर ट्रांसफर करो u को, तो क्या मिल जाएगा, v माइनस यू इज इक्वल टू 80, v माइनस यू इज इक्वल टू 80 मिल गया, ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये यहाँ पुट करेंगे और लिखेंगे बाय फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन, या फ्रॉम फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन हम क्या पुट करेंगे, 1/2 टी, और ये क्या पुट करेंगे 80, ठीक है, प्लस ये हो गया यू टी, ये यू और ये टी। तो अब हमें यहाँ क्या मिल गया, यू टी को हम पहले लिख लेते हैं, प्लस हाफ टी इंटू टी है और ए है, तो ए टी स्क्वायर, ये है एस, ठीक है। तो ये है सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन,
ठीक है, ये हमने कल देखा था, फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन भी देखा था, ये सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन भी देखा था। ठीक है, तो वापस मैंने एक बार रिपीट कर दिया, तो S इज इक्वल टू क्या आ गया, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। शुरू कहाँ से करना है, यहाँ से, कि ये जो पार्टिकल डिस्टेंस कवर कर रहा है इज इक्वल टू एरिया कवर्ड बाय पार्टिकल इन XY प्लेन। इसको हम क्या बोलते हैं, x ये है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो XY एक्सिस पर जो कुछ एरिया बन रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, XY प्लेन। ठीक है, जब हम तीसरा एक्सिस लेते हैं z एक्सिस, तो हम उसको बोलते हैं 3 डायमेंशनल फिगर, मतलब फिर उसको हम बोल देते हैं स्पेस। तो अभी यहाँ 2 डायमेंशनल है, इसलिए उसको लिखा XY प्लेन। ठीक है, इसलिए XY प्लेन पर जो एरिया कवर्ड हो रहा है वो होगा डिस्टेंस। ठीक है, तो ये S इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस लिखा, और ये हमारा फॉर्मूला मिला। अब यहाँ पर सबको समझ में आया, चैट बॉक्स में लिखो और बताओ मुझे कि ये सारा कुछ समझ में आया क्या। तो हम आगे चलते हैं, ओके गुड, सभी का आंसर आ रहा है, तो ठीक है। तो अब हम इसके आगे चलते हैं, ये ही मेथड है, बस अब हमको क्या लेना है, तीसरा हमें जो निकालना है काइनेमेटिकल इक्वेशन। अब मैं यहाँ पे दूसरा काइनेमेटिकल इक्वेशन लिख देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, हमारा हमने दूसरा भी फाइंड कर लिया, तो S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन हो गया। ठीक है, फर्स्ट है v इज इक्वल टू u प्लस AT, सेकेंड है S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये बिल्कुल आपको अच्छे से लर्न कर लेना है, बहुत जगह यूज होते हैं ये, और हमें खुद सोचना होता है कि प्रॉब्लम्स में ये दिया हुआ है तो हमको कौन सा काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करना है करके। तो आपको ये बिल्कुल बाय हार्ट होना चाहिए, नींद में भी कोई उठ करके पूछे सेकेंड इक्वेशन क्या है तो आपको तुरंत बताते आना चाहिए, इतना आपको एकदम बाय हार्ट होना चाहिए ये इक्वेशन तीनों। ठीक है, अब हम थर्ड इक्वेशन की तरफ चलते हैं। थर्ड इक्वेशन में भी हमें यही लेना है, डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन टाइम t, S इज इक्वल टू, बस अब हमने एरिया कवर्ड बाय पार्टिकल इन XY प्लेन लिखा, ये भी सही है, लेकिन बस यहाँ पर जो हम शेप ले रहे हैं, अब ये पर्टिकुलर शेप का नाम लेंगे। यहाँ पर मैंने कल आपको बोला था कौन सा शेप है, ये AOEBD, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये कौन से शेप का है, कल मैंने नाम लिया था वो शेप का, ट्रेपेजियम। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम OEBD, सिर्फ इतना फर्क है, बाकी सेम मेथड है, बस हमको अब ये क्या है कि ट्रेपेजियम का फॉर्मूला अलग है एरिया का। ठीक है, तो सिर्फ वो ही निकालना है, अब ट्रेपेजियम OEBD का क्या एरिया होता है, किसी को पता है ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? नहीं मालूम, ठीक है, यहाँ पर अब ये चीज मिट जाएगी और यहाँ हम ट्रेपेजियम का एरिया लिखेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है, ये शेप कैसा होता है ट्रेपेजियम का, एक्चुअली पहले ट्रेपेजियम क्या होता है ये मैं बताती हूँ। ट्रेपेजियम दो लाइन पैरेलल होगी, जो फ्रंट लाइन है, ठीक है, जो फ्रंट लाइन है अपोजिट साइड है, ठीक है, एक दूसरे की जो अपोजिट साइड है, ये जो अपोजिट साइड है ये रहेगी पैरेलल, ये साइड रहती है पैरेलल। अब वो कोई भी शेप में हो, ये शेप भी हो सकता है, बस ये लाइन हो ना अपोजिट जो है वो पैरेलल, फिर बाकी दो लाइन से ये जुड़े हुए हैं, ये जो लाइन से वो इस तरह से जुड़ा हुआ है। अब ये लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, और कोई भी तरीके से हो सकती है, बस ये दो लाइन पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, जब ये लाइन पैरेलल है, जैसे ये ABCD ये लाइन पैरेलल है, तो AB इज पैरेलल टू CD, ये चीज यहाँ पर है।
अब यहाँ इसकी हाइट हमें नहीं पता है, तो हाइट हम ऐसे निकालेंगे, सी से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऐसे, इसको हम ले लेते ई, ठीक है। तो सी ई क्या हो गया, इसकी हाइट हो गई। हाइट बोलो या दोनों पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये ट्रेपेजियम का हाइट भी बोल सकते हैं, या हम ये दो पैरेलल लाइन के बीच की, ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, किसको, सीई को, ठीक है। तो अब इसका एरिया क्या होता है, ट्रेपेजियम का एरिया होगा, हम किसका बोलेंगे, एरिया ऑफ ए बी सी डी, क्योंकि ये ट्रेपेजियम है। ये होता है 1/2 एडिशन ऑफ पैरेलल लाइन, मतलब ए बी प्लस सी डी, ठीक है, इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ये भी बोल सकते हो, या हाइट ऑफ ट्रेपेजियम, ये भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, ये सीई, ये एरिया होता है ट्रेपेजियम का, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि हमने इसमें कैसे इसको ट्रेपेजियम बोला, है ना। तो ट्रेपेजियम क्यों बोला हमने, क्योंकि देखो ये ओडी और ईबी ये लाइन पैरेलल है, ओडी और ये ईबी लाइन पैरेलल है, ठीक है। और इसकी हाइट क्या है, डीए या ओई बोल सकते हैं हम, ठीक है। दो लाइन पैरेलल होना चाहिए, बाकी जो साइड की लाइन है वो किसी कैसी भी हो सकती है, लेकिन जो दो लाइन है, एक तो सबसे पहला वो क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए, ठीक है, मतलब 4 साइड्स होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 साइड्स है, क्वाड्रिलेटरल तो हमने पहले ही बोला, मतलब क्वाड्रिलेटरल है। फिर दो लाइन पैरेलल चाहिए, तो ये दो लाइन पैरेलल है इस क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ये दो लाइन पैरेलल है, इसका मतलब ये ट्रेपेजियम है, ठीक है। और ये हाइट है, या दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस डीए है या ओई है, हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसका यहाँ एरिया देखेंगे, ये सिर्फ मैंने समझाया था कि ट्रेपेजियम क्या होता है। अब हम इसका एरिया लेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ई बी डी, ठीक है, इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 एडिशन ऑफ टू पैरेलल लाइंस, मतलब ओडी प्लस ई बी, ओडी प्लस ई बी इनटू हाइट ओडी या ई, जो भी लेना, सॉरी, ये पैरेलल लाइन है ना, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मतलब डीए या ओई, तो यहाँ हम ले लेते हैं डीए, ठीक है। डीए ले लो या ओई भी ले लो, ओई भी चलेगा, ये ओ ई, ओई भी, ये हाइट है दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस, ये ओई भी, ठीक है। तो हम ये भी ले सकते हैं। तो अब इसकी वैल्यू देखते हैं हम, s इज इक्वल टू 1/2, ओडी का है, ओडी ये तो है u, प्लस ई बी ये क्या है v, ठीक है, इंटू ओ ई का है ओ ई, ये है t, ठीक है। हमें इतना फॉर्मूला मिला है, ठीक। अब हम फिर से मैम, हाँ बोलो। मैम ये जो आपने बताया ना अभी, हाँ, ये एक बार फिर से बताना, ये इसमें कंफ्यूजन आ रही है मैम, किसमें, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, यस मैम। अच्छा ठीक है, मैं रिवाइज कर रही हूँ, वापस रिपीट करिए एक बार, ठीक है। थैंक यू मैम। हाँ देखो, ये ट्रेपेजियम है ओ ई बी डी, ठीक है। ट्रेपेजियम का एरिया होता है दो पैरेलल लाइंस का एडिशन, उसका हाफ, हाफ ऑफ दो एडिशन ऑफ टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस कौन सी है, ये ओडी और ये ईबी, ये पैरेलल लाइंस है, ये और ये पैरेलल लाइंस है, इन दोनों का एडिशन, मतलब ये हो गया ओडी और ये हो गया ईबी, ठीक है। ये दो पैरेलल लाइंस है, इन दोनों का एडिशन इनटू ये दोनों लाइंस के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। तो ये दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, या तो ओई ले सकते हैं या ओडी, ये डीए ले सकते हैं, दोनों सेम ही लेंथ की है, ठीक है। तो ये हो गया इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो ये मैंने ले लिया ओई,
अब हम देखते हैं यहाँ पर ओडी क्या है, ये ओडी क्या है, ये यू है, ये हमने पहले लिया है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है मोशन, तो इनिशियल वेलोसिटी यू, तो ये है यू, तो हमने लिया ओडी इज इक्वल टू यू प्लस ईबी, ये देखो ये ईबी किसके पैरेलल है, इसके ओसी के, और ओसी क्या है वी, ठीक है, तो ये लिया ईबी इज इक्वल टू वी यू प्लस वी इंटू ओ ई, ओ ई क्या, ये टाइम, टी है ये, तो ये लिया टी, तो ये वाला फॉर्मूला हमारे पास अभी तक ये आया है, ठीक है। अब हम इसको और थोड़ा सा मिनिमाइज कर सकते हैं और थोड़े दूसरे फॉर्म में ला सकते हैं, फिर से हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन का यूज करते हैं, ठीक है। पहला वाला काइनेमेटिकल इक्वेशन का हम यदि यहाँ यूज करें तो वो काइनेमेटिकल इक्वेशन जो है हमारे पास क्या है, यहाँ पर वो काइनेमेटिकल इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, ये कर सकते हैं। फिर v माइनस यू अपॉन a इज इक्वल टू यहाँ क्या बच जाएगा t, तो मतलब हम टाइम, ये t की जगह ये वाली चीज पुट करते हैं यहाँ पे। अभी तुम्हें समझ में आएगा कि हमने ऐसा क्यों किया है, ठीक है। ये यहाँ पुट करते हैं तो क्या आ जाता है देखते हैं हम, तो t की वैल्यू यहाँ पे हमें क्या मिल रही है, t इज इक्वल टू v माइनस यू बाय ए बाय फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन, ऐसा लिख सकते हो तुम, ठीक है। तो ये हमारा मिल जाएगा, यहाँ से क्या मिलेगा हमें, फिर 1/2 u प्लस वी इंटू वी माइनस यू अपॉन ए, ठीक है। अब ये दोनों 2a है नीचे, इसको हम इधर ट्रांसफर कर दें तो क्या मिल जाएगा 2as, ये a 2 और a को इस साइड, यहाँ s है ना, तो s इधर ट्रांसफर कर दे, मतलब क्या बोलेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 2s यहाँ मिल जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा u प्लस v, और यहाँ पर v माइनस u, इसको v प्लस u लिख दो तो तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा, v प्लस u, क्योंकि u प्लस v को v प्लस u लिख सकते, प्लस है इसलिए, ठीक है। तो हमको ये पढ़ने में भी इजी होता है और इसका ये एक आइडेंटिटी है तो वो लिखने में भी इजी रहेगा। क्या आइडेंटिटी है यहाँ पर, क्या आएगा ये v प्लस यू और v माइनस यू, क्या कौन सा फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, याद आया, हाँ, तो वहाँ यहाँ ए और बी की जगह v और u है, बस बाकी वही चीज है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकेंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यहाँ पे लिख सकते हो, आपको यदि आइडेंटिटी वैसे नहीं समझ में आती ऐसे लिखना है तो लिखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और a माइनस बी, तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, इसकी जगह ये लिख सकते हैं, तो अभी हमारे पास ये वाला फॉर्म है तो हमने ये लिख दिया शॉर्ट करने के लिए, समझ में आया। तो अब अब हम आगे बढ़ते हैं, तो v स्क्वायर को यहीं रहने देते, अब u स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे u स्क्वायर प्लस में आ जाएगा, प्लस 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर, या हम इसे बोल सकते हैं ऐसा कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में लिख दिया, समझ में आया ना। तो ये है थर्ड इक्वेशन, थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन, तो यहाँ पर हम ये थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन लिख देते हैं, क्या मिला हमें, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये है थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन। तीनों इक्वेशन हमको यही ग्राफ से मिले हैं, समझ में आया, यस मैम, हाँ गुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कि कहाँ से काइनेमेटिकल इक्वेशन आया और हमने कैसे फाइंड किया, आगे जाकर ऐसे सारे ही डेरिवेशन हमें फाइंड करने पड़ते हैं कि जो भी फॉर्मूले बनते हैं वो फॉर्मूले बनते कैसे, ठीक है। तो आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तीनों न्यूटन के तीनों इक्वेशन, न्यूटन के इक्वेशन भी बोल सकते हैं, काइनेमेटिकल इक्वेशन भी बोलते हैं, और लॉ ये इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोल सकते हैं,
पर ये 3 इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे साइंस में, ठीक है। यस चलो अब हम इसके आगे चलते हैं, तो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अभी तक ये जो कुछ हमने निकाला, डिराइव किया और अभी तक जो कुछ पढ़ा वो सब क्या था, लीनियर मोशन, ठीक है। तो मोशन के टाइप्स मैंने बताया थे कि काफी सारे टाइप्स होते हैं। लीनियर मोशन होता है, रोटेशनल मोशन होता है, सर्कुलर मोशन होता है, वाइब्रेशनल मोशन होता है, ठीक है। तो अभी हमने जस्ट स्टार्टिंग में पढ़ा लीनियर मोशन। अब हम देखते हैं यूनिफॉर्म, सॉरी यूनिफॉर्म नहीं, सर्कुलर मोशन पहले देखेंगे, बाद में यूनिफॉर्म देखेंगे, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन, पर सर्कुलर मोशन का आपको सिर्फ डेफिनेशन टाइप ही है, ज्यादा बहुत डिटेल नहीं है, डेफिनेशन और एग्जाम्पल है, ठीक है। बहुत डिटेल में आपको 11th 12th में पढ़ना पड़ता है सर्कुलर मोशन, क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ये लीनियर मोशन है तो इसलिए थोड़ा स्ट्रेट ही है, तो इजी है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन की मोशन है तो इजी मोशन है। पर सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन या वाइब्रेशनल, ये थोड़ा सा टिपिकल होता है, तो इसीलिए डिफिकल्टीज भी जाती है इसमें, इसलिए आपको अभी सिर्फ लीनियर मोशन था, ठीक है। अब हम थोड़ा सर्कुलर मोशन का बस थोड़ा सा आउटलाइन और स्टार्टिंग या बेसिक देख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो लीनियर मोशन, ये जो सर्कुलर मोशन है ना, हम थोड़ा सा ऐसे एग्जांपल करके देख सकते हैं कि ये ही लीनियर मोशन को पहले हम कोई भी पार्टिकल, ये ए से बी, बी से सी और सी से डी और डी से ए पर आ रहा है, तो एक चीज क्या परफॉर्म कर रहा है, ये पहले ए टू बी गया, बी टू सी गया, सी टू डी गया और डी टू ए आया, तो क्या फॉर्म हो गया, एक स्क्वायर फॉर्म हो गया, ठीक है, यदि सेम डिस्टेंस कवर करता है। फिर और इसको यदि चेंज करना है और इसने डायरेक्शन चेंज किया, तो ये एक डायरेक्शन में, ये फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसा भी मूव कर सकता है और अपनी प्लेस पे आ सकता है। ऐसे ही हम यदि आगे बढ़ते जाए, तो ये ए बी सी और ये डी, सी डी ई, तो ये पेंटागन बन रहा है, ये स्क्वायर बन रहा है। और यदि ये चेंज करता है अपना डायरेक्शन, तो ये और भी दूसरा फॉर्म कर सकता है, मतलब क्या हो सकता है, पेंटागन, हेक्सागन या ऑक्टेगन। इस तरह से वो हर बार यदि वेलोसिटी चेंज करता है, ए बी सी डी ई एफ जी, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 सेप्टागन, तो इस तरह से ये ऐसे पाथ पर चल सकता है। लेकिन यदि मैं बात करूं कि वो अपने हर पॉइंट पर चेंज करता है, हर पॉइंट पर, मतलब जैसे मैंने ये ऐसे पॉइंट लिया और मैंने बोला कि वो हर पॉइंट पर चेंज करता है, अपना डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज करता है यदि मैं बोलूं, और वो सारे पॉइंट्स को मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया, जैसे इनको कनेक्ट किया है, तो वो एक बन जाएगा सर्कल। क्या बन जाएगा, सर्कल। और सर्कल की वैसे भी क्या डेफिनेशन है, लोकस ऑफ पॉइंट्स। लोकस ऑफ पॉइंट्स मतलब सब पॉइंट्स को जब हम मिला देते हैं और वो सारे पॉइंट्स की एक पर्टिकुलर पॉइंट से डिस्टेंस सेम होती है, ठीक है। ये इस पॉइंट से, जिसको कि हम सेंटर बोलते हैं, उससे ये सब जगह की डिस्टेंस कैसी होती है, सेम। तो ऐसे लोकस ऑफ पॉइंट्स को हम बोलते हैं सर्कल। और अभी मैं यहाँ पे वेलोसिटी की बात कर रही हूँ या डिस्टेंस कवर करने की बात कर रही हूँ, और मैं कह रही हूँ कि कोई इस तरह से मूव हो रहा है कि वो अपने हर पॉइंट पर वेलोसिटी चेंज कर रहा है, मतलब डायरेक्शन चेंज कर रहा है। इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में था, 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 तो तुम देखोगे कोई भी पॉइंट पर उसका डायरेक्शन सेम नहीं होता है, डायरेक्शन अलग अलग है हमेशा, ठीक है। लेकिन वो सारे पॉइंट्स को मैंने यदि जोड़ दिया तो एक सर्कल फॉर्म होता है। तो ऐसी मोशन को ही हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। और इसकी एकदम इजी डेफिनेशन ऐसी है कि पार्टिकल मूव along the circumference
सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस। तो हम डायरेक्ट हम यहाँ पे सर्कमफेरेंस की बात करेंगे ना, तो हम क्या बोलेंगे, पार्टिकल, एनी पार्टिकल मूव अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ठीक है, एनी पॉइंट, एनी पार्टिकल, एनी बॉडी, एनी ऑब्जेक्ट मूव along the circumference of circle is called circular motion। ठीक है, अब ये सर्कुलर मोशन की हम यदि वेलोसिटी या स्पीड निकालते हैं, ठीक है, स्पीड निकालते तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, सर्कमफेरेंस के बराबर, क्योंकि ये पूरा डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ये डिस्टेंस क्या हो गया, ये डिस्टेंस क्या हो गया, सर्कमफेरेंस, और सर्कमफेरेंस क्या होती है, 2 पाई आर। आर क्या होती है, इस सर्कल की रेडियस, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये आर, ठीक है, तो 2 पाई आर, और कितना टाइम लग रहा है इसको, तो वो हो गया टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना, तो डिस्टेंस यहाँ क्या आ जाएगा, 2 पाई आर, और टाइम क्या हो जाएगा, टी, तो यहाँ स्पीड क्या निकल जाएगी, 2 पाई आर अपॉन टी। तो आपको अभी सिर्फ इतना ही समझना है कि ये क्या होती है, सर्कुलर मोशन क्या होती है, अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये होती है सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें तो हम क्या बोलेंगे, जिसमें कि स्पीड कांस्टेंट रहती है, जिसमें ये स्पीड कांस्टेंट रहेगी उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो आपको बस इतना ही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसमें डायरेक्शन चेंज होता है, मैंने बोला स्पीड कांस्टेंट रहती है, मैंने ये नहीं बोला वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी और स्पीड में आपको डिफरेंस समझ में आता है, क्योंकि वेलोसिटी मतलब होता है, वेलोसिटी को हमको डिस्क्राइब करने के लिए ये स्पीड या मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमको डायरेक्शन भी देखना पड़ता है, यदि डायरेक्शन सेम हो तो ही वेलोसिटी को हम कांस्टेंट बोल सकते हैं। डायरेक्शन यदि हर पल चेंज हो रहा है इसका मतलब वेलोसिटी सेम नहीं रहेगी। ठीक है, स्पीड सेम होंगी क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, स्पीड सेम रहेगी क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसलिए यहाँ डिफरेंस समझ में आता है वेलोसिटी और स्पीड का। तो मैंने यहाँ वेलोसिटी नहीं बोला है कि कांस्टेंट रहेगी, मैंने यहाँ क्या बोला है, स्पीड कांस्टेंट है, क्योंकि सर्कुलर मोशन में कभी भी ये डायरेक्शन सेम नहीं होगा, हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज होगा, इसलिए वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी कभी सेम नहीं होगी या कांस्टेंट नहीं होगी, इसलिए वहाँ वर्ड आप क्या लिखोगे, स्पीड। स्पीड कांस्टेंट होगी तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अभी आप इतना ही ध्यान रखो, आपको बहुत ज्यादा डिटेल में सर्कुलर मोशन नहीं है, और एग्जाम्पल के तौर पर अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मून, क्या बोलेंगे हम, मोशन ऑफ मून अलोंग द अर्थ, या मोशन ऑफ अर्थ अलोंग द सन। ठीक है, या और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हो और लिख सकते हो, जैसे व्हील वगैरह, आपके व्हीकल का जो व्हील है उसकी भी एग्जाम्पल ले सकते हो, ये सारे, या किसी सर्कल में कोई एक, जैसे आपका साइकिल का व्हील होता है। ठीक है, साइकिल के व्हील के एक पॉइंट पर आपने कोई चीज चिपका दिया, जैसे मैग्नेट ही लगा दिया वहां पर रबर पे, या एक पिन लगा दिया, और फिर वो आप साइकिल को घुमाओगे, वो चक्के को घुमाओगे, साइकिल खड़ी है, ठीक है, और पीछे का चक्का फ्री रहता है ना घूमने के लिए, जब आप साइकिल स्टैंड पे लगाते हो तो वो पीछे के चक्के में आपने एक जगह पिन या बिंदी या कुछ भी ऐसा कुछ लगा दिया जिससे कि आपको समझ में आए कि वो घूम रहा है, तो ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट लगा दिया और वो आपने चक्के को घुमाया। ठीक है, वो व्हील को घुमाया तो आप देखोगे वो जो बिंदी लगाए हो या कोई पिन लगाए हो वो कैसे घूम रही है,
वो जो घूम रही है अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस व्हील, तो वो ही उसकी क्या हो गई, सर्कुलर मोशन हो जाएगी। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन समझने के लिए आप ऐसा एक्सपेरिमेंट खुद भी घर पे कर सकते हो। तो इस तरह के आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, और नेचुरल जो एग्जाम्पल है वो भी आप लिख सकते हो। अर्थ का एग्जाम्पल ले सकते हो, मून का एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, प्लैनेट जो अलोंग ये अराउंड द सन मूव हो रहे हैं, तो वो भी आप लिख सकते हो कि मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, या मोशन ऑफ अर्थ और प्लैनेट अराउंड द सन। ये सारे भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो इसमें। तो आपको इतना ही सर्कुलर मोशन है। ठीक है, फिर और एग्जाम्पल आपको देखना है कि सर्कुलर मोशन का मैंने ये वाला जो एग्जाम्पल बताया कि वेलोसिटी हर पॉइंट पर चेंज हो रही है। यदि आपको ये एग्जाम्पल देना है तो आप क्या करोगे, कोई ऐसा सर्कल सी आपके पास सीडी टाइप कोई क्या बोलेंगे प्लेट यदि ऐसी है और उसको गोल घुमाना है, घूम सकती है वो गोल, तो उसके ऊपर एक कॉइन रखो या कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखो। ठीक है, उसके ऊपर छोटा सा, तो क्या होगा, जैसे ही वो व्हील को घुमाओगे, वो डिस्क को घुमाओगे, तो वो जैसे ही डिस्क घूमेंगी ना, तो वो जो कॉइन रखा है या वो पार्टिकल ऑब्जेक्ट जो भी आप छोटा सा कुछ रख रहे हो, वो एकदम ऐसे टेंजेंटली गिरेगा, टेंजेंट में गिरेगा। मतलब जैसा ये व्हील रखा है आपने, ये ऐसा व्हील है, ठीक है, यहाँ पे ये ऐसा घूम रहा है, और मैंने यहाँ पर कोई कॉइन जैसा कुछ रख दिया और इसको मैंने घुमा दिया ऐसे, तो ये कॉइन ऐसे गोल गोल घूम के नहीं गिरेगा, ये कॉइन ऐसे झटके से ऐसे डायरेक्शन में गिरेगा। तुम देखना, ये एक्सपेरिमेंट भी आप कर सकते हो। ठीक है, फिर बाद में तुमने ये कॉइन को यहाँ कहीं रख करके देखा और फिर से व्हील घुमाया, तो ये कॉइन ऐसे गिरेगा। ठीक है, तो ये जो कॉइन जैसे गिर रहा है ना, ये वेलोसिटी के डायरेक्शन से गिर रहा है। ठीक है, तो ये जिस डायरेक्शन में गिरेगा ना, वो ही डायरेक्शन होगा वेलोसिटी का। आई बात समझ में? तो इसको यदि आप समझते हो, समझना है आपको, तो आप घर में भी ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक अभी आपको समझ में आया। कल से हम यहाँ से सॉल्व एग्जाम्पल देखेंगे नेक्स्ट वीक। अभी तो मेरे 2 ही पीरियड रहते वीक में, तो अब नेक्स्ट वीक हम यहाँ के सॉल्व एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, अभी ये समझ में आया यहाँ तक के सब कुछ?